हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर के एजुकेशन में एक सब्जेक्ट आता है आपका प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। इसका एग्जाम आपका 21 तारीख को या उसके बाद होने वाला है, प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी, ठीक है, आप लोग एनईपी के अंदर अंतर्गत अगर स्टडी कर रहे हैं तो एनईपी में अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं तो उन सभी पेपरों के सारे क्वेश्चन हम लोग लेकर आ चुके हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चनों का मतलब कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आए हैं, आप लोग न्यू है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे क्या पूछा गया है, और मैं साथ में आपको आंसर दिखाऊंगा कि क्या लिखना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में क्या लिखना है वो आपको पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पीडीएफ में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके एग्जाम के जितने भी आंसर हैं वो अवेलेबल है 2026, मतलब जून 2026 में जो एग्जाम होगा उसके लिए। तो पूरा पेपर आप एक तरीके से यहीं से निकल कर आने वाला। क्वेश्चन नंबर आपका वन क्या कहता है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन और आंसर दोनों अवेलेबल है। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के तो आप देख सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत में निर्मित विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सबसे पहली बार में ही रखा गया है कि भाई भारत में जब आजादी आई थी, ठीक है, आजादी मिली थी, उसके बाद जो निर्मित विभिन्न शिक्षा नीतियां, शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी अलग अलग प्रकार की पॉलिसी या स्कीम्स लाई गई थी, ठीक है, उनका एक तो संक्षिप्त विवरण करना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने प्राथमिक शिक्षा को कैसे संचारित परिवर्तन किया, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आपको एनईपी के बारे में भी बात करना है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बात करनी है एजुकेशन के बारे में, जो कि मतलब एजुकेशन पॉलिसीज जो कि कब आई थी इंडिया के आजाद होने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। सबसे पहले आप अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे हमने सारी डिटेल दी गई है कि भाई जब शुरुआत में हमने एजुकेशन पॉलिसी अपनाई थी तो वो 10+2+3 की थी, मतलब 10वीं क्लास, फिर 12वीं क्लास और फिर 3 साल का कॉलेज। ठीक है, ये आपका जो था चलता रहता था प्रोसेस। उसके बाद आपका 2020 में जो है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 2020 में जो आपका आया था एनईपी, ठीक है, इस नीति के तहत पांचवी, तीन और फिर चार की संरचना पेश की गई, जिसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे को जो फंडामेंटल फाउंडेशनल स्टेज जो होती है उसमें शामिल किया गया था। मतलब 3 से 8 साल के बच्चे का मतलब है कि उसका जो मानसिक विकास है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट किया जा सके। डायरेक्ट उसे क्वेश्चन पेपर पकड़ा के पढ़ाई ना करवाई जा सके, पेपर ना लिए जा सके, नहीं, उसके मेंटली डेवलप किया जा सके। ठीक है, मातृभाषा हो गई, कोई स्किल हो गई, छोटी मोटी लिखना पढ़ना उसे सिखाया जाए। ठीक है, ये उसमें कहा गया था। ठीक है, ये हो जाता है, ये आपका इंग्लिश में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में हो जाता है। यहाँ पे आपका एनईपी के बारे में बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, प्राथमिक शिक्षा राष्ट्रीय निर्माण का आधार है। जो प्राइमरी एजुकेशन इन द बेसिक ऑफ नेशन बिल्डिंग, कोई भी नेशन है अगर उसको बिल्ड करना है तो प्राइमरी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो पहले आप यहाँ हिंदी में देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया कि किस तरीके से आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस चीज क्या क्या इसमें आप बता सकते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे बात करी है। फिर ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि भारत की प्राथमिक विद्यालय शिक्षा से जुड़ी विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए उन्हीं दो कार्यक्रम, मतलब किन्हीं दो कार्यक्रमों का सविस्तार वर्णन दीजिए। ठीक है, मेंशन द वेरियस प्रोग्राम रिलेटेड टू प्राइमरी स्कूल एजुकेशन इन इंडिया एंड डिस्क्राइब एनी टू प्रोग्राम इन डिटेल। ठीक है, तो एक तो आया था सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान आया था। उसके बाद आया था मध्याह्न भोजन योजना, मतलब मिड डे मील जो योजना थी वो लाई गई थी। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आया था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है उसकी भी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, KGBV इनकी शुरुआत करी गई थी। और हम 2 पॉइंटों की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना, मतलब मिड डे मील जो योजना थी कि ताकि वह बच्चे जिनको पूरे दिन में पेट भर के खाना नहीं मिलता है वो एक बार स्कूल आकर जो स्कूल में मिड डे मील है उसको खा सके। ठीक है, उनको एक टाइम का खाना मिल सके और वो स्कूल में आएंगे तो पढ़ेंगे, तो आज जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसलिए मिड डे मील की योजना चालू करी गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी है, ये देखिए ना लिखा है मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम चालू करी गई थी। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि भाई प्राथमिक शिक्षकों का वृत्तिक विकास कैसे आवश्यक है। आप प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के सतत विकास के लिए किन किन पैमाने या मानदंडों का सुझाव देंगे। ठीक है, वाई इज
प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर नेसेसरी। भाई जो प्राइमरी टीचर है उसकी प्रोफेशनली डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, जो आप कह सकते हैं ना कि वृत्तिक विकास होना चाहिए, वो होना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी का टीचर हो, सेकेंडरी का हो या हायर का हो। ठीक है, व्हाट पैरामीटर वुड यू सजेस्ट टू कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर एट अ प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पर भाई आप कौन कौन से जो कैटेगरीज हैं या फिर आप कह सकते हैं कि पैरामीटर है जिनका आप यूज करेंगे प्राइमरी टीचर की जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, यहाँ पे हमने बताया, ये सारे पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट भी दिए हैं कि किन किन चीजों को पैमाने पर हम लोग नाप सकते हैं। तो ये रहा, पहला है नियमित शिक्षा का प्रशिक्षण कार्यक्रम, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया, सहयोगात्मक सीख, सामाजिक सांस्कृतिक संवेदनशीलता। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको, सामाजिक सांस्कृतिक संवेदनशीलता, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, यहीं पे इंग्लिश में दिया गया है, ये आपका छोटा सा पैराग्राफ डिटेल वर्जन का हो जाता है, उसके बाद आपके मेन पॉइंट जो है वो याद है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है अगला, 5 क्वेश्चन नंबर आता है, विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। शिक्षा में विकेंद्रीकरण की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन एजुकेशन एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है भाई, सत्ता किसी एक के पास ना होकर सत्ता का क्या होगा, बंटवारा होगा। सत्ता कई सारे लोगों के पास होगी, ठीक है, जिससे कि सत्ता को आराम से चलाया जा सके। ठीक है, तो ये विकेंद्रीकरण हो जाता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सेंटर के पास पावर। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सेंटर के पास पावर ना होकर पावर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ये हमने हिंदी में बताया है ये सारी चीजें। ठीक है, इंग्लिश में ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6, भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के समक्ष क्या क्या समस्याएं रही हैं। भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का निराकरण हेतु उठाए गए प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम, नीतियां व पहल का वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि भाई जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, प्राइमरी एजुकेशन की जो पूरी की पूरी प्रणाली है, उसमें कौन कौन सी जो समस्याएं हैं वो फेस करनी पड़ती है, पहली चीज। ठीक है, दूसरे में आप ये बताएंगे कि भाई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन, समस्याओं का निवारण करने के लिए किन किन चीजों का काम किया गया था, कौन कौन सी कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम लाए गए थे, और नीतियां ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, बट what challenges have been faced by education primary education system in India? Discuss various program initiative taken by Indian government resolved the issue challenges concerning primary education। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है कि भाई चले तो हमने चुनौतियां बता दी, जो गंभीर चुनौतियां थी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए इन चीजों को ठीक करने के लिए, जो पहल होती है। ठीक है, वो भी हमने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये आपका इंग्लिश में हो जाता है आंसर। ये आपने बताया, ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका, शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन है। टॉपिक क्या है कि स्कूल एजुकेशन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2020 में विद्यालय शिक्षा। ठीक है, स्कूल एजुकेशन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपको शॉर्ट नोट जो है थोड़े ज्यादा शब्दों में आपको लिखने होंगे अपने आंसर में। दूसरा दिया गया, रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े, क्या रोल प्ले करते हैं प्राइमरी एजुकेशन को ठीक करने में, आगे बढ़ाने में, तो वो आपका। ठीक है, ये हो जाता है। सी आता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट का 2009 जो है, सॉरी 2009 में जो आया था। ठीक है, उसके बारे में ये हमने पॉइंट बताया। उसके बाद ये रहा आपका इंग्लिश में 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा के विकास का क्रमबद्ध वर्णन कीजिए। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य प्रवृत्तियां, उपलब्धियां और समस्या भी बताई गई है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद जितनी भी भाई प्राइमरी एजुकेशन थी, ठीक है, उसके विकास के बारे में आपको लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट बताना है। ठीक है, और साथ में आपको प्राथमिक शिक्षा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां, उपलब्धियां और समस्याएं थी, ये भी आपको यहाँ पे बतानी। ठीक है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर। अब इंग्लिश में देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश में चालू होता है।
और ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहा गया है? प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित संरचनात्मक बदलाव बताइए। इससे भारतीय जो प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पर पड़ने वाले प्रभावों का भी विश्लेषण कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन डिस्कस्ड इन अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एक्सप्लेन हाउ इट विल अफेक्ट इंडियाज प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम। तो ये आपका यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये रहा आपका हिंदी में ये वाला भी पॉइंट, और ये भी, ये रहा आंसर इंग्लिश में। ठीक है, सबसे पहले हम नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं प्राइमरी एजुकेशन के, हम वो यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब क्या है कि भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि बीएड हो गया या फिर कोई और प्रोग्राम जिसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है किसी चीज की, ठीक है, उसको 4 साल का कर दिया गया है। कई सारी चीजें जो है आपकी ग्रेजुएशन लेवल पर बढ़ा दी गई है। पहले क्या होता था कि सिर्फ चार चार को 2 कोर्स मेन होते थे। ठीक है, सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 5 से 6 ही होते थे, पर आपके पास अब 7-7, 8-8 सब्जेक्ट हो चुके हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। तो सब्जेक्ट्स को भी इंक्रीज कर दिया गया, तो काफी सारी चीजें जो है ग्रेजुएशन लेवल पर बढ़ चुकी है। ठीक है, फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। सिलेबस और करिकुलम में क्या अंतर है? प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या में निर्माण के समय किन सिद्धांतों का ध्यान में रखा जाता है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाठ्यचर्या के और उसके बारे में अंतर बात कर लेंगे, और उसके अंतर के बाद सिद्धांत किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है। फिर यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है आपका, और करिकुलम बनाते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, शिक्षा का अधिकार कानून। ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो है 2009 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में इसके योगदान को समुचित उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो मेंशन द मेन प्रोविजंस ऑफ अ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एक्सप्लेन इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम विद अ सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसके बारे में बात करी, वो हो जाता है। फिर उन्होंने क्या योगदान दिया उसके बारे में। ठीक है, तो ये हो जाता है। राइट टू एजुकेशन के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ी सी बात करी है। डीएलएड, ठीक है, बीएड, ये क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचर को बनने के लिए, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, और ये आपका कंट्रीब्यूशन है, मतलब जो कंट्रीब्यूशन है उसका वो। क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपका कि स्कूल प्रबंधन समितियां शिक्षा में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 100 उदाहरण समझाइए। 100 उदाहरण का मतलब होता है कि एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज आर इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन एजुकेशन विद एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। ये आपका रहा स्कूल प्रबंधन समितियों के बारे में। स्कूल मैनेजमेंट की जो कमेटीज हैं उनको विकेंद्रीकरण के बारे में क्या कहना है, वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने उदाहरण भी दिया है, और ये लास्ट आपका पॉइंट भी बताता है। ठीक है, ये हो जाता है। तो इंग्लिश में आपका आंसर आता है, ये आपका जो है आंसर का ओवरव्यू थोड़ा सा, उसके बाद उसके मेन पॉइंट्स। ठीक है, और इम्पैक्ट एग्जाम्पल्स आप ये कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ पढ़े थे वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है, पाठ्यचर्या निर्माण के लिए कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 किन मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। जब भी करिकुलम डेवलपमेंट बनाया जाता है तो किन चीजों का ध्यान में रखा जाता है करिकुलम। ठीक है, एक्सप्लेन फंडामेंटल पीरियड्स ऑफ एनसीएफ 2005। ठीक है, एक्सप्लेन भी करना है फंडामेंटल पीरियड्स ऑफ एनसीएफ 2005, चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है। सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पे पाठ्यचर्या निर्माण में के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। ठीक है, और एनसीएफ 2005 के मूल सिद्धांत की आपके पास दी जा रही है, तो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। फिर आता है आपका आंसर इंग्लिश में, ये भी जो है करिकुलम डेवलपमेंट के जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे ये वो है। ठीक है, उसके नीचे आपको एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के जो है पॉइंट भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये रहे उनके पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 आता है शिक्षा के अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। भारत की प्राथमिक शिक्षा में इसके योगदान का भी उल्लेख कीजिए।
ठीक है। मेंशन द मेन पॉइंट्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, मेंशन इट्स कंट्रीब्यूशन टू प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया में भाई राइट टू एजुकेशन ने क्या अपना रोल प्ले करा है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये आपका आंसर हिंदी में है। यहाँ पे हमने प्रमुख बिंदु जो है उनकी बात करी है, ये 5 प्रमुख बिंदु हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई प्राथमिक शिक्षा में उसका क्या योगदान रहा है, तो देखिए अगर आप ये पॉइंट भी पढ़कर जाते हैं तो इजीली आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट के जितने भी आंसर क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे आप लोग इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये हो जाता है, ये आपका यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, ये आपका इंग्लिश में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद ये रहे क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सुझाव एवं सिफारिश है उसका वर्णन करना है। भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ये भी आपको याद होगा। डिस्क्राइब द सजेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। डिस्कस इट्स इफेक्ट्स ऑन प्राइमरी एजुकेशन पे इसके क्या इफेक्ट पड़े हैं ये भी आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आंसर देखेंगे तो सबसे पहले हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो प्रमुख प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जितने भी सुझाव हैं वो हमने यहाँ पे ये बताए हैं आपको। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव क्या पड़ते हैं। ठीक है, प्राथमिक जो एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ठीक है, उसके प्रभाव प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन पे क्या पड़ते हैं वो सब नीचे लिखा गया है और ऊपर हमने उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब एनईपी 2020 के जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव थे वो भी हमने ऊपर लिखे, मतलब क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में वो यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे आपको पॉइंट दिए गए। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। पहला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये इसके ऊपर आपका 2 बार आ चुका है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का तो याद करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्लीट बताया है हिंदी में और ये रहा आपका इंग्लिश में। उसके बाद आता है लोक जुबंश जुबिश परियोजना। ठीक है, जुम्बिश परियोजना, लोक जुम्बिश परियोजना, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में आपका ये पॉइंट और ये आपके इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब पॉइंट नंबर 3 आता है कि मिड डे मील स्कीम के ऊपर आपको पॉइंट लिखना है, तो मिड डे मील के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, मिड डे मील के यहाँ पे आपको मैं सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं, ये मैंने बताया। इंग्लिश में आपका ये रहा। ठीक है, स्कूल अटेंडेंस इंक्रीज बाय 20%, न्यूट्रिशन इम्प्रूव्ड। ठीक है, स्पेशली इन रूरल एरिया। तो अटेंडेंस को कंफर्म अटेंडेंस क्या हुआ है, इम्पैक्ट क्या पड़ा कि स्कूल में 20% ज्यादा बच्चे आने लगे जब मिड डे मील बढ़ने लगा। ठीक है, और न्यूट्रिशन जो है बच्चों को गाँव बसेरों में बच्चों को अच्छा खाना मिलने के दिन आ गए थे, मतलब मिल रहा था। तो ये हो जाता है, ये आपका लास्ट पॉइंट। ठीक है, अगला आता है आपका शॉर्ट नोट में दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम फॉर स्पेशल एजुकेशन है। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि स्पेशली मतलब जो कि मानसिक रूप से उतने तेज नहीं है बाकी लोगों नॉर्मल लोगों की तरह। ठीक है, तो उनके लिए आप कह सकते हैं कि एजुकेशन में ही हमारी एजुकेशन में ही उनके लिए भी चीजों को ऐड कर दिया गया, इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। तो ये हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, उसके क्या प्रभाव पड़े ये रहा आपका। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके। फिर आता है आपका क्वेश्चन नली कली योजना। नली कली योजना एक लाई गई थी। ठीक है, नली कली योजना ये रहे आपके उसके हिंदी में पॉइंट और उसके क्या प्रभाव पड़े थे, फिर यहाँ पे पूरा खबर है इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट जो जितने भी क्वेश्चन थे एनईपी में जितने भी एग्जाम हुए प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार इन क्वेश्चन को पढ़ के जरूर जाइएगा, आप लोगों के लिए ईजी रहेगा एग्जाम में आंसर राइटिंग लिखना प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। और जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया सेम अगर वैसे भी आप लिख कर आते हैं तो आपको ईजिली अच्छे नंबर मिल जाएंगे अगर आप उन पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देते हो तो। ठीक है, यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ने का। आप जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी को भी डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।